हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है। तो चलिए आज बघेल फिजिक्स क्लासेस में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन। यानी अगर हमने किसी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला निकालना सीखा तो इससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन क्या हैं, ठीक, उसके उपयोग क्या हैं, विमीय विश्लेषण के उपयोग क्या हैं। ठीक, तो पहला इसका एप्लीकेशन मैंने लिखा हुआ है to check the dimensional balance of a physical equation. To check the dimensional balance of a physical equation यानी किसी भौतिक समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण करना। भौतिक समीकरण मतलब जो इक्वेशन हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वगैरह। तो अगर कोई आपको इक्वेशन दी गई है, कोई फार्मूला आपको दिया गया है फिजिक्स का, तो डायमेंशन की सहायता से हम लोग ये देख सकते हैं कि वो फार्मूला डायमेंशनली बैलेंस है या नहीं बैलेंस है। कुछ बुक्स में लिखा रहता है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल इक्वेशन, यानी कोई फिजिकल इक्वेशन सही है या गलत है वो हम इससे चेक करते हैं। पर ये सही बात नहीं है। डायमेंशन से हम लोग कोई समीकरण करेक्ट है या नहीं करेक्ट है ये नहीं बता सकते। इससे हम लोग केवल किसी फिजिकल इक्वेशन की डायमेंशनल बैलेंस होने को देख सकते हैं, यानी वो इक्वेशन डायमेंशनली बैलेंस है या नहीं है, विमीय रूप से संतुलित है या नहीं है। ठीक, तो कोई दिया गया समीकरण विमीय रूप से संतुलित है या नहीं है, सिर्फ यही देखा जा सकता है। वो करेक्ट होगा ये इससे नहीं बताया जा सकता, इसलिए हम हेडिंग ये नहीं डालते टू चेक द करेक्टनेस। हम इसमें पहला पॉइंट पढ़ाते हैं टू चेक द डायमेंशनल बैलेंस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। आगे आप लोग देखेंगे, मैं समझाऊंगा आपको क्या मैं कह रहा हूं यहां पर। पहले आप पॉइंट याद कर लीजिए कि इससे हम किसी फिजिकल इक्वेशन यानी किसी भौतिक समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण करते हैं कि दिया गया समीकरण विमा की दृष्टि से संतुलित है या नहीं है। ठीक, तो डायमेंशनली बैलेंस है या नहीं है ये चेक करते हैं। ठीक है, अगला है टू स्टैब्लिश रिलेशन एमंग्स वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। हम इसकी सहायता से कई अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन जो है वो निकाल सकते हैं। ये इसका एप्लीकेशन जो है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और थर्ड है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, यानी डायमेंशन की सहायता से हम एक यूनिट सिस्टम को दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि मरकरी की जो डेंसिटी है वो 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब है। ठीक, सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू क्या होगी? तो अभी तो ये एमके सिस्टम है, kg पर मीटर क्यूब। अब हमसे पूछा बताइए सीजीएस सिस्टम में मरकरी की डेंसिटी क्या होगी, यानी हमें यूनिट चेंज करनी है। ठीक, तो जब यूनिट चेंज करते हैं, मैंने आपको बताया था, तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो जाती है। तो नई यूनिट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी वो निकालना। तो एक यूनिट सिस्टम को दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना, ये हम डायमेंशनली कर सकते हैं। ठीक, यानी डायमेंशन की सहायता से कर सकते हैं। तो ये तीन एप्लीकेशन हैं। जनरली इन्हीं तीन एप्लीकेशन पर बेस न्यूमेरिकल्स जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया? तो चलिए अब एक एक एप्लीकेशन हम लोग लेंगे। तो आज हम लोग पहला एप्लीकेशन लेते हैं, और पहला एप्लीकेशन जो है वो है checking the dimensional balance of a physical equation। कोई इक्वेशन दी गई है तो वो डायमेंशनली बैलेंस है या नहीं बैलेंस है ये हम चेक कर सकते हैं। क्या करना होगा इसके लिए? कुछ बहुत ज़्यादा कसरत हम लोगों को नहीं करनी पड़ती। एक प्रिंसिपल है जिसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इसे हिंदी में कहते हैं सममांगिता का सिद्धांत। और ये प्रिंसिपल हम सब लोग जानते हैं, बस यहाँ पर हम लोग इसे सिद्धांत के रूप में पढ़ रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहती है कि सेम काइंड वाली क्वांटिटीज को ही हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी एक जैसी राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। ठीक, तो एक जैसी राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है, सेम काइंड वाली क्वांटिटीज को ही हम लोग ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये तुम पहले से जानते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि 10 मीटर में आप 5 मीटर ऐड करिए, कितना आएगा? तो 10 मीटर में 5 मीटर, आपने कहा सर 15 मीटर हो जाएगा। मैं आपसे कहूँ कि 10 मीटर में 10 सेकेंड ऐड करिए, कितना आएगा?
तो जैसे ही मैं कहूँगा 10 मीटर में 10 सेकेंड ऐड करिए, 10 मीटर में 10 सेकेंड जोड़ो, तो तुरंत आप कहेंगे ये टीचर जो है थोड़ा खिसका हुआ है, ये तो मीटर में सेकेंड जुड़वा रहा है, भाग चलो ये गधा है, ऐसे ही बोलते हैं ना, इसको कुछ नहीं आता। टीचर को हम लोग बहुत जल्दी डिक्लेयर कर देते हैं इसको कुछ नहीं आता, ठीक, सब हमको आता है। खैर, जो आपसे ये कहेगा कि 10 मीटर में 10 सेकेंड जोड़िए, वो मानी बात है, गधा ही होगा। खैर, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आप ये जानते हैं कि मीटर में सेकेंड ऐड नहीं होता है, किलोग्राम में मीटर ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग काइंड की जो है क्वांटिटीज है। हम सेम काइंड की क्वांटिटीज को ही ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी लेंथ में लेंथ ही ऐड होगी, लेंथ में मास ऐड नहीं होगा, मास में टाइम ऐड नहीं होगा, मास में मास ही ऐड होगा। ठीक, तो ये जो हम लोग प्रिंसिपल है, इसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्लियर है? दूसरे शब्दों में इसको ये कह सकते हैं कि हम उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो सेम काइंड की है। अब सेम काइंड की होंगी तो उनका डायमेंशनल फार्मूले भी क्या होंगे? सेम होंगे। यानी हम उन्हीं राशियों को जोड़ या घटा सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशंस सेम हो। ठीक है, अब अगर 13 मीटर में हम 5 मीटर जोड़ेंगे तो ये लेंथ है, तो लेंथ में जो ऐड हो रहा है वो भी लेंथ ही होगा, और ऐड होकर जो आएगा वो मास हो जाएगा। लेंथ में लेंथ ऐड करेंगे तो मास आ जाएगा? नहीं सर जी, लेंथ में लेंथ ऐड करेंगे तो लेंथ ही आएगी। जैसे 13 मीटर 5 मीटर जोड़ा तो 18 मीटर आया। लेंथ में लेंथ ही ऐड हो सकती है, लेंथ से लेंथ ही सब्ट्रैक्ट हो सकती है, नहीं माइनस हो सकती है। ठीक, और लेंथ में लेंथ ऐड करेंगे तो लेंथ आएगी। ठीक, तो कुल मिला के मेरा कहने मतलब अगर ऐसी कोई इक्वेशन लिखी है तो ये जो क्वांटिटी है वही ये होगी और वही ये होगी, तो जो इसकी डायमेंशन होगी वही इसकी डायमेंशन होगी, वही इसकी डायमेंशन होगी। क्लियर है? यानी कोई फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली बैलेंस है, ऐसा हम कब बोलेंगे? जब उसकी लेफ्ट हैंड साइड में जितने टर्म हैं और राइट हैंड साइड में जितने टर्म हैं सबकी डायमेंशन एक हो। जैसे यहाँ राइट हैंड साइड में 2 टर्म है, तो जो इसकी डायमेंशन हो वही इसकी डायमेंशन होनी चाहिए, क्योंकि जो टर्म ये होगा वही टर्म ये होगा, और वही इसकी डायमेंशन होनी चाहिए, क्योंकि मास में मास जुड़ेगा तो मास ही आएगा, लेंथ में लेंथ जुड़ेगी तो लेंथ आएगी, टाइम में टाइम जुड़ेगा तो टाइम आएगा। तो इक्वल टू के साइन के लेफ्ट साइड में जितने भी टर्म हैं उन सब की डायमेंशन इक्वल टू के साइन के राइट साइड में जितने भी टर्म हैं उन सब की डायमेंशन के अगर इक्वल है, यानी सबकी डायमेंशन, इक्वेशन में शामिल सभी टर्म की डायमेंशन अगर एक ही आ रही है, तब हम कहते हैं कि ये इक्वेशन डायमेंशनली बैलेंस है, यानी रिमा की दृष्टि से समीकरण बिल्कुल संतुलित है। ये करेक्ट होगा ये जरूरी नहीं है। कोई इक्वेशन अगर डायमेंशनली बैलेंस है मतलब वो डायमेंशन के लिहाज से बिल्कुल बैलेंस है, बिल्कुल सही है, लेकिन आप जानते हैं इक्वेशन में डायमेंशन के अलावा न्यूमेरिकल वैल्यू भी तो होती हैं, तो हो सकता है किसी न्यूमेरिकल वैल्यू की कुछ गड़बड़ हो। चलिए मैं समझाता हूँ अभी तो आप ये समझिए कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली बैलेंस है या नहीं, कैसे चेक करेंगे? हम उसमें उस इक्वेशन में जितने भी टर्म दिए सबकी डायमेंशन अलग अलग निकाल लेंगे, अगर सबकी डायमेंशन सेम आ रही है तो इसका वो इक्वेशन बैलेंस है। किसी भी एक टर्म की डायमेंशन अलग आ जाए तो उसका वो इक्वेशन जो है बैलेंस नहीं है। समझ में आ गई बात? ठीक, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल आपका जाना पहचाना लेते हैं। एक इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो सभी लोग जानते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को, और हमें ये चेक करना है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली बैलेंस है या नहीं। तो हम इसमें शामिल सभी टर्म की डायमेंशन निकालते हैं। कितने टर्म है इसमें? s, यू टी और हाफ ए टी स्क्वायर, 3 टर्म है। तो अगर आप देखें तो डायमेंशंस ऑफ s की डायमेंशन क्या होगी? s डिस्टेंस है यानी लेंथ l हो गई। डायमेंशन ऑफ यू टी, तो u क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला होता है एल टी पावर -1। टी क्या है? टाइम। और टी की पावर माइनस और टी की पावर +1 मल्टीप्लाई होंगे तो टी की पावर 0 हो जाएगी, किसी की पावर 0 तो वो 1 हो जाता है, तो बचा केवल एल। फिर डायमेंशन ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर, तो आप जानते हैं हाफ न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैंने समझाया था न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई डायमेंशन नहीं होती। ए एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन वैल्यू एल टी की पावर -2, ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया।
टी टाइम है, टी लिखा और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। अब देखिए टी की पावर -2 और टी की पावर +2 मिलकर टी की पावर 0 हो जाएगा, टी की पावर 0 यानी 1, तो ये आ गया L। तो आप देख रहे हैं कि इसमें शामिल तीनों टर्म की डायमेंशन सेम है, तो आप लिख देंगे कि इस इक्वेशन में आने वाले सभी टर्म की डायमेंशन सेम है, इसलिए ये गिवन इक्वेशन जो है ये डायमेंशनली बैलेंस है। किसी भी एक की अगर अलग आ जाती तो हम कहते हैं डायमेंशनली बैलेंस नहीं है, और जो इक्वेशन डायमेंशनली बैलेंस नहीं है वो तो गलत होगी, तो हम लिख सकते थे कि ये इक्वेशन रॉन्ग है। याद रखिए जो इक्वेशन डायमेंशनली बैलेंस नहीं है यानी वो डायमेंशन की दृष्टि से ही गलत है, विमा की दृष्टि से ही गलत है, तब तो वो गलत होगी। लेकिन डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन भी गलत हो सकती है, डायमेंशनली ठीक है करेक्ट इक्वेशन भी गलत हो सकती है। जो इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग है वो रॉन्ग होगी, लेकिन जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है वो करेक्ट हो, ये जरूरी नहीं है। जैसे सभी जानते हैं, ये तो आपका हाई स्कूल में पढ़ा हुआ इक्वेशन है, तो आप जानते हैं ये इक्वेशन सही है। लेकिन सोचिए अगर हम इस इक्वेशन को ये लिख देते s = ut + 10at² और फिर इसको चेक करते तो s की डायमेंशन तो l आती, ut की वैसे ही l आ जाती, और जब यहाँ 10at² होता तो 10 को तो हम वैसे भी छोड़ देते, a और t यही लिखते, तो यहाँ भी तो सभी टर्म की डायमेंशन सेम आ रही है। सभी टर्म की डायमेंशन सेम आ रही तो क्या हम लिखते हैं इक्वेशन करेक्ट है। अगर हम किसी इक्वेशन करेक्ट बोल रहे हैं तो उसका मतलब उससे न्यूमेरिकल्स वगैरह लगेंगे, पर आप अच्छी तरह जानते हैं इससे किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन केवल डायमेंशनली बैलेंस है, ये इक्वेशन केवल डायमेंशन के लिहाज से क्या है, करेक्ट है। ठीक है, डायमेंशन के लिहाज से करेक्ट है, लेकिन ये इक्वेशन जो है ये इसमें किसी न्यूमेरिकल वैल्यू की गड़बड़ हो सकती है, जो यहां दिखाई दे रही है 1/2 होना चाहिए, पर वहां क्या लिखा है 10, और न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई डायमेंशन होती नहीं, तो उसको हम लोग डायमेंशनली चेक नहीं कर सकते। तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर आपको हर टर्म की डायमेंशन एक ही मिले तो भी हम यकीन से नहीं कह सकते कि ये इक्वेशन करेक्ट ही होगी। इसीलिए जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं उनसे मैं कहता हूं कि जब सभी टर्म की डायमेंशन सेम निकल आए तो ये मत लिखा करिए कि ये इक्वेशन करेक्ट है, ये लिखा करिए कि ये इक्वेशन डायमेंशनली बैलेंस है। यानी डायमेंशन के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है, पर इसमें किसी न्यूमेरिकल वैल्यू की गड़बड़ हो सकती है। तो अब आप किसी भी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं, ये तो बहुत सिंपल है। बस करना क्या है, जितने भी टर्म है हर एक की डायमेंशन लिखो। अब डायमेंशनल फार्मूला लिखने आपको आने चाहिए, ठीक, तो हर एक की डायमेंशन लिखो, और अगर हर टर्म की डायमेंशन सेम है तो उसके लिए वो गिवन इक्वेशन क्या है, वो डायमेंशनल बैलेंस है। ठीक, डायमेंशनली बैलेंस है, करेक्ट नहीं है। समझ में आ गई बात? तो चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं आपको इसका। ले लिया आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए, ये हो गया। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिनको लगाने के लिए हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए। जैसे कोई अगर फिजिकल इक्वेशन है जिसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म आ रहा है, साइन कॉस टेन, तो आप जानते हैं साइन कॉस या टेन ये हम लोग किसका लेते हैं, एंगल का। और एंगल मैंने आपको बताया था ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, कोण की कोई विमा नहीं होती। तो याद रखिए जिस भी टर्म का, चाहे वो कितना बड़ा टर्म हो, जिस भी टर्म का हम साइन कॉस टेन ले रहे हैं उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होनी चाहिए क्योंकि वो एंगल है। ठीक है, जैसे किसी ने आपको इक्वेशन दे दी y = a sin 2π t/v, ठीक, जहां a जो है ये एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड जानते क्या होता है, आयाम। अगर कोई पार्टिकल वाइब्रेट होता है तो मान लो यहां से इधर जाता है, फिर यहां आता है, फिर इधर जाता है, तो ये जहां से चलता है वो उसकी मीन पोजीशन कहलाती है। और अपने मीन पोजीशन के एक और जितनी दूर तक जाता है, जितना मैक्सिमम जाता है, उसे हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। कहां से, मीन पोजीशन से। तो एक तरह देखा है तो एम्पलीट्यूड जो है वो क्या हो गई, डिस्टेंस यानी लेंथ हो गई। स्मॉल टी इसमें टाइम है और v जो है वो वेलोसिटी है। उसने कहा इसको डायमेंशनली चेक करिए कि ये इक्वेशन सही है या नहीं सही है। ठीक, तो इसमें तो केवल एक ही टर्म है राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में भी एक ही टर्म है। तो ये इक्वेशन तब सही होगी जब लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है वही राइट हैंड साइड की डायमेंशन हो। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड में y क्या है, y है डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस
तो y की डायमेंशन तो l निकल आएगी। a क्या ये भी डिस्प्लेसमेंट है, तो इसकी डायमेंशन भी l निकल आएगी। अब ऐसे भी देख सकते हैं कि इसकी डायमेंशन ही इसकी डायमेंशन के बराबर हो गई, तो ये एक डायमेंशनलेस टर्म होना चाहिए। और ये डायमेंशनलेस टर्म होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि साइन कॉस टेन जिसका भी लेंगे वो एंगल होगा। इस हिसाब से 2 पाई स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होनी चाहिए। पर अगर हम इसकी डायमेंशन निकालेंगे तो 2 पाई तो न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी तो कोई विमा होगी नहीं, ठीक है, सॉरी वी है यहां पर। टी क्या है, टाइम, टी लिख दिया, वी एल टी टू द पावर -1, तो ये आ जाएगा एल की पावर -1 टी स्क्वायर। तो यहां तो हम जिस टर्म का साइन ले रहे हैं वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं निकली, उसकी इतनी डायमेंशन निकली। तो इसका मतलब ये है कि ये दी गई इक्वेशन जो है क्या है, ये रॉन्ग है, गलत है। इसमें आप यही लिख देंगे कि चूंकि इस गिवन इक्वेशन में हम 2 पाई स्मॉल टी अपॉन कैपिटल 2 पाई स्मॉल टी अपॉन वी इसका साइन ले रहे हैं जो कि एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होनी चाहिए, लेकिन जब हमने इसकी डायमेंशन निकाली तो इसकी एक डायमेंशन आ गई, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि इसकी अपनी एक डायमेंशन निकल रही है, इसकी डायमेंशन खुद ही इसके बराबर थी, तो इसलिए ये टर्म अब डायमेंशनलेस होना चाहिए, तभी तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड के बराबर होगी। लेकिन ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है, इसकी डायमेंशन है, जबकि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होनी चाहिए थी। तो कुछ ऐसे जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसमें बस आपको यही याद रखना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है जिसका साइन कॉस टेन ले रहे हैं, सबसे पहले उसकी डायमेंशन निकालेंगे। अगर उसकी कुछ डायमेंशन निकल आती तो आप बस सीधे लिख दीजिए कि ये एंगल है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी डायमेंशन निकल आई, इसका मतलब ये इक्वेशन जो है वो रॉन्ग है। अगर वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी निकल आती है, ठीक, तब हम बाकी चेक करेंगे। सबसे पहले इसी को चेक करिए, अगर ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी निकल आती तब हम निकालते हैं y की डायमेंशन क्या होगी, और जो y की डायमेंशन है वही a की डायमेंशन होनी चाहिए। अगर इनकी डायमेंशन मैच कर जाती तो इसका लो इक्वेशन सही है। बात समझ आई करने का मेथड। ऐसा कोई भी सवाल जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म हो, उसमें पहले सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है उसमें जिसका भी साइन कॉस टेन ले रहा है पहले उसी की डायमेंशन निकालिए, वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है तो आपका सवाल वहीं खत्म। आप लिख दीजिए ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होनी चाहिए, पर इसकी ये डायमेंशन निकल रही है इसलिए इक्वेशन रॉन्ग है। अगर वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी निकलती है तब आप इक्वेशन में बाकी टर्म देखिए, उन सब की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, ठीक, तब वो इक्वेशन करेक्ट होगी, ठीक। अब मान लीजिए ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी निकल आई तो इसका काम तो खत्म। अब y की डायमेंशन क्या है, l, लेकिन यहाँ एक ना होकर कुछ और दिया होता, मान लो वेलोसिटी दी होती v, तो इसकी डायमेंशन l निकली और इसकी डायमेंशन क्या निकलती, एल टी की पावर -1। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन कहाँ सेम है, तो भी समीकरण क्या होता, गलत होता। तो इस तरह से हम लोग किसी इक्वेशन को कि वो डायमेंशनली बैलेंस है या नहीं बैलेंस है उसको चेक कर सकते हैं। जैसे जिस टर्म का हम साइन कॉस टेन लेते हैं वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, वैसे ही याद रखिए जिस टर्म का हम लॉग लेते हैं, क्योंकि लॉग किसी नंबर का लिया जाता है और नंबर हमेशा एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी, तो चाहे जितनी बड़ी इक्वेशन हो उसमें जिस टर्म का हम लॉग ले रहे हैं वो टर्म डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा। और एक नया टर्म होता है आप लोगों के लिए, एक्सपोनेंशियल टर्म, इसे हम लोग कहते हैं चरघातांकी पद, इसको स्मॉल ई से दिखाते हैं। किसी फिजिकल इक्वेशन में अगर ई की कोई पावर लगी है तो ये पावर हमेशा एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होनी चाहिए, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की जो पावर होती है वो एक नंबर होता है और नंबर हमेशा डायमेंशनलेस होता है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि जिस टर्म का साइन कॉस टेन लिया जाए या जिसका लॉग लिया जाए या एक्सपोनेंशियल की जो पावर होती है, ये एक्सपोनेंशियल आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा, एक्सपोनेंशियल की जो पावर होती है ये तीनों हमेशा डायमेंशनलेस क्वांटिटी होंगे। इन तरह के सवाल आपको ऐसे मिलेंगे नहीं, लेकिन जो सवाल होते हैं वो अच्छे सवाल होते हैं। तो उसके लिए मैंने बता दिया कि जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म आ जाए, लॉग आ जाए या एक्सपोनेंशियल आ जाए, उसको कैसे चेक करेंगे। और ये नहीं है तब तो बहुत सिंपल है, आप इक्वेशन में शामिल सभी टर्म की डायमेंशन लिखो, सभी टर्म की डायमेंशन सेम आ रही हैं तो इक्वेशन बैलेंस है, ठीक। लेकिन अगर ये आ जाए तो क्या करेंगे वो मैंने बताया आपको, ठीक। कोई दिक्कत किसी को, सबकी समझ में आ गई बात। अब ये जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मैंने बताया आपको, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, ठीक। अब इसमें हम लोग को कोई इक्वेशन डायमेंशनली बैलेंस है या नहीं बैलेंस है वो नहीं देखना है, ठीक। क्वेश्चन ये है कि वान डेर वाल गैस इक्वेशन P + A/v²
V माइनस बी इक्वल टू आर टी। ये वान डेर वाल गैस इक्वेशन होती है, ये आप फर्स्ट ईयर में ही काफ़ी आगे जाके पढ़ेंगे। तो सर जी अभी पढ़ा नहीं तो कैसे लगाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं, ये इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दी गई होगी, ठीक है, कि वान डेर वाल गैस इक्वेशन P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर V माइनस बी इक्वल टू आर टी में A और B जो है ये वान डेर वाल कांस्टेंट कहलाते हैं। हमें इनका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, A और B का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, जिसमें P क्या होता है, प्रेशर, कैपिटल V क्या है, वॉल्यूम यानी आयतन, ये दाब है, ये आयतन है, और कैपिटल T जो है वो टेम्परेचर है, ताप है, ठीक। कैपिटल R जो यहाँ लगा हुआ है ये भी एक गैस कांस्टेंट कहलाता है। शायद आप जानते हो, आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी हो अगर, PV इक्वल टू RT, और नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये याद रखना है कि गैस इक्वेशन दो तरह की होती है, एक आइडियल गैस इक्वेशन, एक वान डेर वाल गैस इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन में P हमेशा प्रेशर होगा, कैपिटल V हमेशा वॉल्यूम यानी आयतन होगा, और T हमेशा टेम्परेचर होगा। बस अब हमें इसमें A और B की डायमेंशन निकालनी जानते, कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल। अगर हम इस इक्वेशन में देखें, यहाँ पे लिख देंगे, जो लैंग्वेज लिखनी वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यानी सममांगिता के सिद्धांत से डायमेंशन ऑफ A अपॉन वी स्क्वायर, डायमेंशंस ऑफ A अपॉन वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ P। नहीं, क्यों? क्योंकि P के साथ A अपॉन वी स्क्वायर ऐड हो रहा है, और हमने बताया था कि भी वही क्वांटिटी ऐड हो सकती है जो जिनकी डायमेंशन सेम हो। तो इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि P के साथ A अपॉन वी स्क्वायर ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि A अपॉन वी स्क्वायर की डायमेंशन वही होगी जो P की है। तो ये बताइए डायमेंशन ऑफ A अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ P, होमोजेनिटी प्रिंसिपल से, ठीक। इसके बाद में डायमेंशन ऑफ A इक्वल टू डायमेंशन ऑफ P इंटू डायमेंशंस ऑफ वी स्क्वायर, इसको इधर भेज दिया हमने। अब P क्या है, प्रेशर है, प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, m L की पावर -1 T की पावर -2। आपको डायरेक्ट नहीं याद है, आपको फॉर्मूला याद है कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स का फॉर्मूला डायरेक्ट हमने याद करने के लिए कहा था, डायमेंशनल फॉर्मूला mL/T की पावर -2 अपॉन L स्क्वायर। एक L से स्क्वायर कैंसिल होगा, एक L बचा वो ऊपर जाएगा तो L की पावर -1 हो जाएगा। तो पहले आप रफ में निकाल लीजिए, फिर यहाँ रख दीजिए। अच्छा V क्या है, V है वॉल्यूम, तो L³ होता है, और बाहर उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया हमने, तो पावर टू दी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, L की पावर 6 हो जाएगा, और L की पावर 6 जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ L की पावर -1 है, ठीक। तो क्या बचेगा, m L टू दी पावर 5 T टू दी पावर -2, ठीक। तो ये हम लोगों ने A की डायमेंशन निकाल ली। A की डायमेंशन क्या आ गई, m L की पावर 5 T की पावर -2, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा दिया। फिर B की डायमेंशन सोचो क्या होगी, एक लाइन में B की डायमेंशन होगी L³। क्यों? क्योंकि इक्वेशन में दिखाई दे रहा है कि V से B सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और हम उन्हीं राशियों को तो आपस में घटा सकते हैं, माइनस कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम हो। जैसे समान विमाओं वाली राशियों को ही जोड़ा जा सकता है, वैसे ही समान विमाओं वाली राशियों को ही घटाया भी जा सकता है। तो सेम काइंड वाली, ठीक है, क्वांटिटीज ही ऐड होती हैं और सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो अगर यहाँ V से B सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसका जो B की डायमेंशन होगी वही V की डायमेंशन होगी, ठीक। तो आपने लिख दिया यहाँ पर डायमेंशन ऑफ B इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V, और V की डायमेंशन क्या होगी, L³। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। A और B की डायमेंशन हमने क्या कर ली, निकाल ली। तो ये क्वेश्चन भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बेस्ड था, लेकिन इसमें हमें इक्वेशन करेक्ट है या करेक्ट नहीं है ये चेक नहीं करना था। तो ये हम लोगों ने एक सवाल और जो है वो सॉल्व कर लिया। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया आपने इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, इसके बाद अब इसका सेकंड एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपके पास बुक है तो आप इस एप्लीकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन अपनी बुक से लगा सकते हैं।
और बुक नहीं है तो अभी जितना पढ़ा है उसी को प्रिपेयर करिए, ठीक। और फिर बाद में मैं अभी चैप्टर खत्म करने के बाद इस तरह के कुछ और क्वेश्चन भी कराऊंगा। बेहतर है कि पढ़ाई चालू कर दी है अगर आपने तो आप बुक खरीद लीजिए, ठीक है। बुक नहीं मिलती तो किसी अड़ोस पड़ोस में अगर कोई किताब हो 11th की तो वो मांग लीजिए, ठीक। अब हम लोग इसमें कुछ डायमेंशन के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें और भी कर लेते हैं, ठीक। जैसे मास का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है आप जानते हैं, तो फंडामेंटल क्वांटिटी है तो इसका डायमेंशनल फार्मूला सर जी m होगा। लेकिन कहीं अगर लिखा हो मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, कभी कभी क्या होता है हम लोग को दिमाग भी लगाना पड़ता है। मास एक अलग क्वांटिटी हो गई और मास पर यूनिट लेंथ, ठीक, ये एक अलग क्वांटिटी हो गई। और जानते हैं मास पर यूनिट लेंथ यानी एकांक लंबाई का द्रव्यमान, हिंदी बोलते हैं एकांक लंबाई का द्रव्यमान। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा, डायमेंशन ऑफ मास पर यूनिट लेंथ, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। हिंदी मीडियम के लड़के भी ध्यान देते रहा करें। कुछ लोग सोचते हैं कि सर ये तो इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं, मैं हिंदी में भी बोलता हूं तो थोड़ा ध्यान से सुन लिया करें उस समय जब मैं इंग्लिश में बोलता हूं, ठीक। तो डायमेंशन ऑफ मास पर यूनिट लेंथ क्या होगी, ये हो जाएगी ml की पावर -1। मास की डायमेंशन m, लेकिन डायमेंशन अगर किसकी पूछे, मास पर यूनिट लेंथ। ऐसा क्यों, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमें मास पर यूनिट लेंथ निकालना है तो उसके लिए हमें उसके टोटल मास में लेंथ से डिवाइड करना पड़ता है। चलिए अच्छा ऐसे देखिए, एक 10 मीटर लंबी लोहे की रॉड है, 10 मीटर लंबी एक लोहे की रॉड है और उसका मास जो है वो 20 kg है। तो अगर मैं पूछूं आपसे, बताइए इस रॉड की एकांक लंबाई का द्रव्यमान क्या होगा, इसके मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा, तो आप क्या करोगे कि 10 मीटर लंबी रॉड का मास कितना है 20, तो 1 मीटर लंबी रॉड का मास कितना होगा 10/20/10 भाई 10 मीटर का कितना 20, तो 1 मीटर का कितना, पर मास जो है पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ का मतलब एकांक लंबाई का द्रव्यमान कि उसकी यूनिट लेंथ का मास कितना होगा। तो 10 मीटर का कितना है 20 है, तो 1 मीटर का कितना होगा 20/10, क्या निकल के आया 2 आ गया, ठीक। तो ये मास पर यूनिट लेंथ निकला, मान लीजिए इसको स्मॉल m से दिखाएं। लेकिन अगर आप देखें तो मास पर यूनिट लेंथ कैसे निकला, ये क्या है रॉड का टोटल मास और ये क्या है उस रॉड की लेंथ। ठीक है, तो अगर आप देखें तो स्मॉल m क्या है यहां, मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या बन रहा है, टोटल मास अपॉन लेंथ। यानी अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का मास पर यूनिट लेंथ निकालना है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान निकालना है, तो उसके लिए उसके कुल द्रव्यमान में लंबाई से भाग देना पड़ेगा। तो एकांक लंबाई के द्रव्यमान का सूत्र क्या बना, कुल द्रव्यमान बटे लंबाई। अब इससे अगर हम डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे तो मास का डायमेंशनल फार्मूला m और लेंथ का l। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा ml की पावर -1। इस चैप्टर में कई ऐसे सवाल होंगे जिसमें वो मास पर यूनिट लेंथ की बात करेगा और लड़के गलती से देखते कहते तो मास है उसका डायमेंशनल फार्मूला m लिख दिया, सवाल गलत हो गया। मास का डायमेंशनल फार्मूला m होगा, द्रव्यमान का विमीय सूत्र m, लेकिन एकांक लंबाई के द्रव्यमान का विमीय सूत्र ml की पावर -1। ये ध्यान रखिएगा, इससे सवाल गलत हो जाते हैं। समझ में आ गई बात आपको, ठीक। मैं इसका एक एग्जाम्पल लेता हूं। आज का तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। सवाल यह है कि किसी स्ट्रेच स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव की जो वेलोसिटी है वो इक्वेशन v = √f/m से डिनोट की गई है। किसी स्ट्रेच स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव की जो वेलोसिटी है वो √f/m से डिनोट की गई है, जहां f ये डोरी का टेंशन फोर्स है और m जो ये डोरी का मास पर यूनिट लेंथ है। और आपको बताना है कि ये दी गई इक्वेशन डायमेंशनली बैलेंस है या नहीं बैलेंस है, ठीक। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। हिंदी में अगर सुने तो वो कहता है किसी तनी डोरी में, स्ट्रेच स्ट्रिंग माने तनी डोरी, किसी तनी डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल सूत्र v = √f/m से व्यक्त की गई है, जहां f डोरी का तनाव बल है और m उसकी एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। हमें ये बताना है कि ये समीकरण विमीय दृष्टि से संतुलित है या नहीं संतुलित है, ठीक है। जानते हैं आप लोग तनी डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल क्या होती है। एक डोरी को कहीं बांध दीजिए आप खिड़की वगैरह में, फिर उसको ऐसे करके ऐसे झटका दीजिए तो एक पल्स ऐसे डोरी के पास से बनता है और ये लगातार आपको आगे जाता दिखाई देगा।
तो ये इस डोरी में एक ट्रांसवर्स वेव अनुप्रस्थ तरंग चल रही है और ये डोरी में किस स्पीड से चल रही है उसका ये फार्मूला होता है। एफ डोरी का तनाव बल है, तनाव बल मतलब आपने डोरी को कितने फोर्स से खींचा हुआ है, 10 न्यूटन से खींचा है तो टेंशन फोर्स 10 हो गया, 20 से खींचा है तो 20 हो गया, और एम उस डोरी की एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, मास पर यूनिट लेंथ है। ठीक, तो ये इक्वेशन सवाल में दी जाएगी, तो उस आपको इसमें क्या समझना है, आपको बस ये जानना है कि वी वेव की वेलोसिटी है, एफ फोर्स है और एम मास पर यूनिट लेंथ है, ये ध्यान रखना है। अब इसको चेक करना है, तो हमने v की डायमेंशन लिखी, v क्या है वेलोसिटी एल टी टू द पावर -1, फिर रूट एफ अपॉन एम की डायमेंशन लिखी, रूट एफ अपॉन एम की जब आप डायमेंशन लिखोगे तो एफ क्या है फोर्स एम एल टी की पावर -2 लिख दिया, और एफ के ऊपर रूट है, रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, तो हमने इसकी पावर 1/2 लगा दी, और m क्या है, अब देखिए यही गलती होती, लड़का देखता है m बोला m द्रव्यमान है, उसका डायमेंशनल फार्मूला m लिख दिया, गलत हो जाएगा, ये मास नहीं है, ये मास पर यूनिट लेंथ है, ये द्रव्यमान नहीं है, ये एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, और एकांक लंबाई का द्रव्यमान है तो इसका डायमेंशनल फार्मूला ml की पावर -1 लिखा जाएगा, और इस पर भी रूट है तो पावर 1/2 लगा दिया, ब्रैकेट ओपन करोगे तो पावर 1/2 अंदर सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m की पावर 1/2, L की पावर 1/2, 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, t की पावर -1 आ गया, यहाँ पर m की पावर 1/2, L की पावर -1 में 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो L की पावर -1/2 आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए ये m की पावर 1/2 से m की पावर 1/2 कैंसिल हो गया, L की पावर -1/2 पर जाएगा, L की पावर +1/2 हो जाएगा, L की पावर +1/2 पहले से है, मल्टीप्लाई करने पे पावर जुड़ेंगी, तो L की पावर 1/2 और ये भी ऊपर जाके L की पावर 1/2 हो गया, पावर जुड़ जाएंगी, तो 1/2 मिलकर क्या हो जाएगा L, तो ये आ गया L t की पावर -1। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो v था उसकी जो डायमेंशनल फार्मूला आया, राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला भी वही है, तो जो इसकी विमा निकली वही इसकी निकली, तो इसका मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली बैलेंस है। ठीक, अब अगर किसी ने अगर यहाँ पर मान लीजिए m लिख दिया होता तो उसके दोनों तरफ की डायमेंशन जो है वो अलग अलग निकलती, तो लिख देता ये इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली बैलेंस नहीं है, जबकि वास्तव में ये डायमेंशनली बैलेंस है, डायमेंशनली इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है, और वो लिख देता ये करेक्ट नहीं है, तो सवाल गलत हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कहीं भी एकांक लंबाई का द्रव्यमान बोलेगा, मास पर यूनिट लेंथ बोलेगा, तो उसका डायमेंशनल जो फार्मूला है, ठीक, वो हमेशा ml की पावर उसका डायमेंशनल फार्मूला हमेशा ml की पावर -1 लिखा जाएगा। क्लियर हो गया इतनी बात, सबकी समझ में आ गई बात? ठीक, ले लीजिए इसका भी एक स्क्रीनशॉट, अगर आपके पास कोई बुक है तो उसमें बुक में ये आपको न्यूमेरिकल मिल जाएगा। ले लिया? चलिए, तो ये अब आपको मैंने कुछ एक एप्लीकेशन पढ़ाया है, इसको तैयार करिए, फिर अगले लेक्चर में हम इसका दूसरा एप्लीकेशन पढ़ाएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल भी उसी पर बेस पूछे जाते हैं। तब तक घर में रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।